हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल नॉलेज में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी भूगोल क्लास 12 12वीं के बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि बोर्ड परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो आप इन्हें रट लीजिए, पूरे 100% इन्हीं में से आने की गारंटी है। तो देख लेते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, नियोजन किसे कहते हैं। इसका आंसर है नियोजन किसे कहते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सोच विचार करना, कार्य व प्राथमिकताओं का क्रम विकसित करना तथा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करना नियोजन कहलाता है। तो देखिए, नियोजन क्या होता है। किसी भी समस्या का समाधान, जैसे कि कोई समस्या है उसके ऊपर सोच विचार करना, व कार्यों को व प्राथमिकताओं का क्रम विकसित करना तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करना नियोजन कहलाता है। तो चलिए देख लें क्वेश्चन नंबर 2, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। इसका आंसर है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 3, 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय सन 2007 से लेके 2012 तक का था। जो थी 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2007 से लेके 2012 तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो इसका आंसर है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 4थी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 में शुरू किया गया। तो देखिए, सूखा संभावित क्षेत्र विकास जो है कब शुरू किया गया, 1969 से लेके 1974 तक, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना है वो कब प्रारंभ हुई। तो 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अपना। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था। तो इसका आंसर है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य संसाधनों के अभाव वाले सूखे संभावित क्षेत्रों में सूखे के प्रभाव अर्थात गरीबी को दूर करने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना था। तो देखिए, जो सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य संसाधनों के अभाव वाले सूखे संभावित क्षेत्रों में सूखे के प्रभाव अर्थात गरीबी को दूर करने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना था। जो गरीबी को दूर करने के लिए रोजगार के अवसर पैदा या रोजगार के ज़्यादा अवसर उपलब्ध करने का था सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य। तो देख लें क्वेश्चन नंबर 6, जनजातीय विकास कार्यक्रम किस जिलों के लिए तैयार किया गया था। तो इसका आंसर है जनजातीय विकास कार्यक्रम उन जिलों के लिए तैयार किया गया था जिनकी आधी या उससे अधिक जनसंख्या जनजातीय है। उन जिलों के लिए तैयार किया गया था जिनकी आधी या उससे अधिक जनसंख्या जनजातीय है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के भरमौर क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश के भरमौर क्षेत्र में गद्दी जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं।
सतत पोषणीय विकास की संकल्पना कब की गई? तो इसका आंसर है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना सन 1987 में की गई। कौन से सन में की गई? सन 1987 में की गई। किसकी? सतत पोषणीय विकास की संकल्पना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू करने वाले राज्यों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है जो जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू करने वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और राजस्थान जो है जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को शुरू करने वाले राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 2 नवंबर 1984 से पहले इंदिरा गांधी नहर का क्या नाम था? तो 2 नवंबर 1984 से पहले इंदिरा गांधी नहर का नाम राजस्थानी नहर था। क्या था? राजस्थान नहर। तो चलिए अपनी वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगले क्वेश्चन। नवनिश्चयवाद की धारणा किसने प्रस्तुत की? तो नवनिश्चयवाद की जो धारणा है वो जो है नवनिश्चयवाद की धारणा ग्रिफिथ ट्रेलर ने प्रस्तुत की। नवनिश्चयवाद की अवधारणा या धारणा। क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी के कितने घटक हैं? नाम बताइए। तो इसका आंसर है पृथ्वी के 2 घटक हैं। कौन कौन से? प्रकृति, भौगोलिक भौतिक पर्यावरण एवं जीवन के रूप मनुष्य भी शामिल, जिसमें जीवन के रूप यानी मनुष्य भी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। रेटजेल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। जो रेटजेल के अनुसार जो है मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 4। सैंपल की मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। सैंपल के अनुसार मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। जो सैंपल थे इनके अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील मानव के मध्य संबंधों का अध्ययन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ब्लास के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ब्लास के अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अध्ययन के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। जो ब्लास है उसके अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अध्ययन अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। जो मानव भूगोल की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 6। जनसंख्या भूगोल का संबंध आपकी सामाजिक शास्त्र से जोड़ेंगे। तो इसका आंसर है जनसंख्या भूगोल का संबंध हम जनांकी से जोड़ेंगे। जो जनसंख्या भूगोल है उसका संबंध जनांकी से जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? नाम लिखिए। तो इसका आंसर है भूगोल की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। ये भूगोल की शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? या अथवा में क्वेश्चन है पर्यावरण निश्चयवाद क्या है? तो इसका आंसर है निश्चयवाद के अनुसार मानव के प्रत्येक क्रियाकलापों द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो निश्चयवाद के अनुसार मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होते हैं तो ये निश्चयवाद की परिभाषा होती है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। विनिर्माण उद्योग से क्या आशय है? कच्चे और
अर्धनिर्मित माल को मशीनों की सहायता से उपयोगी निर्मित माल में बदलने वाली उद्योग विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। कच्चे और अर्धनिर्मित यानी कि आधे निर्माण हुए माल को मशीनों की सहायता से जो उपयोग या अपने उपयोग में लाने के लिए जो निर्मित बनाए जाते हैं माल में बदलने वाले उद्योग विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बड़े पैमाने के उद्योग से क्या आशय है? तो इसका आंसर है ऐसे उद्योग जिनमें श्रमिकों की संख्या अधिक होती है बड़े पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। जिनमें बड़े पैमाने के उद्योग में क्या होता है, श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग तथा सूती वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 3, मध्यम पैमाने के उद्योग से क्या आशय है? वे उद्योग जिनमें बड़े उद्योगों की अपेक्षा थोड़े श्रमिकों की सहायता से उत्पादन कार्य किया जाता है। मध्यम पैमाने के जो उद्योग होते हैं जिसमें उद्योगों की अपेक्षा थोड़े श्रमिक यानी कि बहुत कम श्रमिकों की सहायता से उत्पादन कार्य किया जाता है, वे मध्यम पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। रेडियो, टीवी आदि मध्यम पैमाने के उद्योग माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, छोटे पैमाने के उद्योग से क्या आशय है? तो इसका आंसर है छोटे उद्योग को स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिनमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या कम होती है तथा जिन्हें प्रारंभ करने के लिए थोड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, वे छोटे पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। या मतलब जिन्हें जो शुरू करने के लिए श्रमिकों की संख्या भी कम लगती है और पूंजी की भी थोड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, उन्हें छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। देख लें क्वेश्चन नंबर 5, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं कच्चे माल की जो उपलब्धता, दूसरा शक्ति के साधन, तीसरा बाजार और चौथा पूंजी जो है ये उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के लौह और इस्पात के कोई 4 कारखानों के नाम लिखिए। जो भारत के लौह और इस्पात के कारखानों के नाम निम्नलिखित हैं। तो पहला है टाटा लोहा और इस्पात कंपनी TISCO जमशेदपुर, जो कि जमशेदपुर में है। दूसरा है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO बर्नपुर, ये जमशेदपुर में है, ये बर्नपुर में है। तीसरा विश्वेश्वरिया आयरन एंड स्टील कंपनी, ये कहाँ है, भद्रावती। चौथा है राउरकेला इस्पात कारखाना, ये कहाँ है, भलाई में। तो ये थे हमारे 4 कारखाने लौह एवं इस्पात के। टाटा लोहा और इस्पात कंपनी जमशेदपुर में, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी बर्नपुर में, विश्वेश्वरिया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती और राउरकेला इस्पात कारखाना भलाई में। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ज्ञान आधारित उद्योग किसे कहते हैं? इसका आंसर है ऐसे उद्योग जिन्हें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता रहती है, ज्ञान आधारित उद्योग कहलाते हैं। ऐसे जो उद्योग होते हैं उनको चलाने के लिए उत्पादन की विशिष्ट ज्ञान की और उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध यानी रिसर्च और अनुसंधान की आवश्यकता रहती है, ज्ञान पर आधारित उद्योग कहलाते हैं ऐसे उद्योग। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निजीकरण का क्या अर्थ है? निजीकरण का अर्थ है देश के अधिकतर उद्योगों के स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंधन का निजी क्षेत्र में किया जाना। जो निजीकरण का अर्थ है देश के अधिकतर
ज्यादातर उद्योगों के स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंधन का निजी क्षेत्र में किया जाना निजीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण क्या है? मुक्त व्यापार तथा पूंजी और श्रम की मुक्ति गतिशीलता द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की आवश्यकता से जोड़ना वैश्वीकरण है। जो है श्रम की मुक्त गतिशीलता तथा देश की अर्थव्यवस्था को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ज्योग्राफी के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।